हेलो माय डियर लर्नर्स, वेलकम टू एस श्योर शॉर्ट। मेरा नाम है मयूरी भागवानी और आज की डेट है 9 जनवरी। 9 जनवरी और 8 जनवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स न्यूज़ में हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हैं, उन सभी को एनालाइज करेंगे आज के इस द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में। और आज का एक जो तड़कता भड़कता मुद्दा है वो ये कि स्वीडन और फिनलैंड दोनों ही नाटो ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन इनको ज्वाइन करने दे नहीं रहा टर्की। बार बार अड़ंगे लगा रहा है और यहाँ पे स्वीडन एंड फिनलैंड के लीडर्स का बार बार यही कहना है टर्की को कि क्या तकलीफ है इन सज्जन को। तो यहाँ पे रशिया, यूक्रेन, स्वीडन, फिनलैंड और टर्की के बीच में क्या मामला चल रहा है, नाटो की क्या ये लड़ाई है, बात करेंगे इसके ऊपर। इसके साथ कई सारे और मुद्दों की बात करेंगे। साइंस एंड टेक से रिलेटेड 2-3 आर्टिकल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना। क्योंकि संडे वाले जो स्पेशली द हिंदू के पब्लिशमेंट्स होते हैं उसमें साइंस एंड टेक से रिलेटेड न्यूज़ होती है, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। एंड काफ़ी कुछ है आज हमारे लेक्चर के अंदर, बात करेंगे सभी चीज़ों की। लेकिन आपको बता दूं कि ओनली 138 डेज आर रिमेनिंग फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स। तो अलर्ट हो जाओ और कोशिश करो कि पूरा का पूरा फोकस अपने सपने पे दे पाओ, सपने पर कर पाओ। और साथ में आप लोगों के लिए, आप लोगों के सपने को पूरा करने के लिए, आपका फोकस और बढ़ाने के लिए हम लेकर आए हैं अपना लक्ष्य प्रोग्राम, जो कि आज तक का सबसे रिवोल्यूशनरी प्रोग्राम है यूपीएससी की फील्ड में। क्यों ऐसा? क्योंकि यूपीएससी 2023 की पूरी तैयारी, स्पेशली करंट अफेयर्स की पूरी तैयारी हम आपको करा रहे हैं इन जस्ट रुपीज 23। टारगेटेड करंट अफेयर्स इसमें होने वाले हैं, वीडियो मॉड्यूल्स के थ्रू, वीडियो लेक्चर्स के थ्रू। डेली करंट अफेयर्स क्विज होगी। एंड आई प्रॉमिस यू कि अगर आपको इस प्रोग्राम में, लक्ष्य प्रोग्राम में मजा नहीं आया, तैयारी करने में भी मजा आएगा। ओके, तो अगर इसमें मजा नहीं आया तो आप मेरा नाम बदल देना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अच्छा, इसकी सारी जानकारी आपको यहाँ ऊपर ब्लिंक होती हुई दिख रही होगी। अगर ज्वाइन करना चाहोगे तो कमेंट सेक्शन में मैं लिंक डाल दूंगी, वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। परचेज लिंक मैं आपको डाल दूंगी। उसके अलावा व्हाट्सएप नंबर जो है आई शॉर्ट शॉर्ट का वो डाल दूंगी, आप हमसे, हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हो। ओके, बढ़ते हैं आज के पहले आर्टिकल की तरफ। पेपर 2 आईआर से रिलेटेड, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड न्यूज है। द हिंदू में आया हुआ आर्टिकल है, स्वीडन कांट मीट टर्कीज डिमांड फॉर नाटो बिड प्राइम मिनिस्टर। तो हमारे जो स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला कि भाई हमने नाटो में, हमको शामिल होना है। और नाटो में शामिल होने के लिए हम यहाँ पे चाहते हैं कि नाटो के सभी मेंबर्स की रजामंदी हो, कोई भी ऑब्जेक्शन ना उठाए। लेकिन टर्की नाटो का एक मेंबर है जो बार बार ऑब्जेक्शन उठा रहा है। अब हमने काफी कुछ मानने की कोशिश करी, टर्की की सारी शर्तें मानने की कोशिश करी, लेकिन टर्की कई बार ऐसी डिमांड्स रख देता है जो हम पूरी कर ही नहीं सकते, और ये बात टर्की को पता है। तो ये एकदम अनरीजनेबल डिमांड है, हम कैसे पूरी करें? तो क्या है पूरा मुद्दा, पहले ये बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो ये है हमारा मैप यूरोप का। ओके, और यहाँ पे ये जो ऑरेंज कंट्रीज दिख रही है ना, इनको बोलते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। ओके, इसमें बात हो रही है अभी स्वीडन की। और स्वीडन के पास में एक और कंट्री है फिनलैंड, इनकी बात हो रही है दोनों की, स्वीडन एंड फिनलैंड की। ये दोनों अलग होती है गल्फ ऑफ बोथनिया से, बहुत ज्यादा जरूरी है ये। ठीक है, हम ज्योग्राफी मैपिंग भी करने वाले हैं लक्ष्य बैच में, तो उसकी ही एक झलक आप देख पा रहे हो यहाँ पे। स्वीडन और फिनलैंड कहाँ पे है? यूरोप में है। स्वीडन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का पार्ट है, फिनलैंड स्कैंडिनेवियन कंट्री का पार्ट नहीं है। 3 कंट्रीज आती है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में, नॉर्वे, स्वीडन एंड डेनमार्क। इसमें स्वीडन और फिनलैंड की बात यहाँ पे होने वाली है इस न्यूज आर्टिकल में। दोनों जो है गल्फ ऑफ बोथनिया से अलग होती है, दोनों की बाउंड्री देखो इस तरह से जुड़ रही है। फिनलैंड जो है वो स्वीडन के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है और नॉर्वे के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, अब देखो ये जो फिनलैंड है, इसकी काफी लंबी चौड़ी बाउंड्री यहाँ पे मिल रही है रशिया के साथ। ओके, और जो हमारा स्वीडन है उसकी कोई बाउंड्री डायरेक्टली रशिया के साथ टच नहीं होती है। नॉर्वे की थोड़ी सी बाउंड्री यहाँ पे रशिया के साथ टच होती है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिनलैंड जो है वो डायरेक्टली यहाँ पे बॉर्डर शेयर करता है रशिया के साथ, नॉर्वे बॉर्डर शेयर करता है रशिया के साथ, लेकिन स्वीडन डायरेक्टली बॉर्डर शेयर नहीं करता है। ओके, इसके अलावा यहाँ पे ये है डेनमार्क। ओके, यहाँ पे आती है बाल्टिक सी, यहाँ पे आती है नॉर्थ सी। ओके, अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, रशिया ने अटैक कर दिया यूक्रेन के ऊपर। ओके, और रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक क्यों किया, आप सभी को लग रहा होगा कि ये, आप सभी को पता होगा कि ये क्यों हुआ है। क्योंकि यूक्रेन जो था वो कहीं ना कहीं एक इंक्लिनेशन दिखा रहा था नाटो की तरफ, और कहीं ना कहीं क्या, डायरेक्टली नाटो की तरफ इंक्लिनेशन दिखा रहा था। अब ये नाटो क्या है? देखो भाई, नाटो क्या है पहले ये बात कर लेते हैं। नाटो जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका पूरा नाम है नाटो। ओके, ये एक मिलिट्री अलायंस है।
और ये बनाया गया था 1949 में वर्ल्ड वॉर टू के बाद। ओके, इसमें शुरुआत में सिर्फ 12 कंट्रीज थी, जिसमें यूएस था, यूके था, कनाडा था, फ्रांस था। और बेसिकली यहाँ पे ये जो 12 कंट्रीज थे इन्होंने बनाया था 1949 में वर्ल्ड वॉर टू के बाद, क्योंकि ये चाहते थे यूएसएसआर की पावर को हम केटर कर सके, काउंटर कर सके। ओके, उसके बाद यहाँ पे कोल्ड वॉर आ गया। तो कोल्ड वॉर के टाइम पे सोवियत यूनियन के साथ झगड़ा चल रहा था यूएस का। ओके, 1991 तक यूएस के साथ झगड़ा चला सोवियत यूनियन का। उसके बाद सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया। और जब ये डिसइंटीग्रेट हुआ तो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो थी, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, इन्होंने बोला कि भाई हम जो है यहाँ पे अपने जो पार्टनर है वो चेंज करेंगे, तो हम नाटो की तरफ इंक्लाइन होने का सोच सकते हैं। तो बेसिकली नाटो जो है वो एक प्रतीक है यूएस वर्सेस रशिया की जो वॉर चली आ रही लंबे टाइम से। ये जो बायपोलर वर्ल्ड की वॉर चली आ रही है, कोल्ड वॉर कह लो, वर्ल्ड वॉर कह लो, जो भी कह लो, इन दोनों की जो वॉर चली आ रही है उसमें यूएस की साइड से जो मिलिट्री अलायंस है वो है नाटो। ओके, और जो भी नाटो शामिल होता है, नाटो में शामिल होता है, वो ये माना जाता है कि वो यूएस की साइड इंक्लाइंड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर रशिया में, अगर ये स्वीडन और फिनलैंड, अगर ये दोनों मिलकर ज्वाइन हो जाते हैं इस नाटो में, तो यहाँ पे नाटो की टोटल जो नंबर्स हैं, मेंबर्स हैं, वो 31 हो जाएंगे। ओके, तो अभी कितने, 29 है। तो देखो यहाँ पे ये जो यूएस एंड रशिया के बीच में ये जो टसल चल रही है नाटो के नाम की, इसमें क्या हुआ, सबसे पहले यूक्रेन ने यहाँ पे एप्लीकेशन डाली। यूक्रेन ने एप्लीकेशन डाली कि नाटो मुझे अपने साथ शामिल कर लो। नाटो यानी कि यूएस और यूके, इन कंट्रीज को ही कहा जा रहा है। और यूएस और यूके जो है वो बिल्कुल अपोजिट आइडियोलॉजी के हैं रशिया के कॉन्ट्रास्ट में। ओके, तो रशिया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि रशिया कहता है कि मेरा इमीडिएट नेबर यूक्रेन, जिसको मेरी तरफ इंक्लाइन होना चाहिए, वो जाके यूएस और यूके से शरण मांग रहा है नाटो के अंतर्गत। ये तो बिल्कुल सही बात नहीं है। तो रशिया ने बहुत समझाया, नहीं समझा यूक्रेन, तो यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया। अब यही डर बाकी कंट्रीज को है जो रशिया के आसपास है। ठीक है, तो देखो जरा यहाँ पे, जैसे रशिया के आसपास यूक्रेन है तो इसके ऊपर तो अटैक कर दिया। बेलारूस वगैरह तो फिर भी रशिया का साथ दे रहे हैं, लेकिन फिनलैंड, नॉर्वे, इन सब कंट्रीज को बड़ी टेंशन हो गई है कि रशिया जो है अगर यूक्रेन के ऊपर अटैक कर सकता है तो क्या भरोसा कि हमारे ऊपर भी कर दे। और पहले क्या होता था ना, स्वीडन और जो ये यहाँ पे फिनलैंड है, ये बहुत ज्यादा डिफेंस में खर्च भी नहीं करते। ठीक है, इनका मानना है कि भाई पीसफुल रहना चाहिए, शांति में मानते हैं ये। ठीक है, तो ये दोनों कंट्रीज डिफेंस में बहुत ज्यादा खर्चा करते भी नहीं थे। अब इन्होंने डिफेंस में खर्चा करना शुरू किया है ये रशिया की हरकतों को देखकर। तो अब ये जो है इनको हो गई है सिक्योरिटी डिलेमा। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन में एक वर्ड होता है सिक्योरिटी डिलेमा, कि कहीं हमारे ऊपर अटैक ना कर दे तो उससे पहले ही हम अपनी सिक्योरिटी कर लें। तो स्वीडन और फिनलैंड अपनी सिक्योरिटी करना चाहते हैं और इसीलिए ये नाटो में शामिल होना चाहते हैं, सो दैट यूएस और यूके की साइड से इनको मदद मिले। कभी रशिया इनके ऊपर अटैक कर दे तो नाटो की साइड से इनको मदद मिलती रहे। ओके, तो इसीलिए ये कंट्रीज ज्वाइन करना चाहती थी नाटो। अब ये जो फिनलैंड और स्वीडन है ये कैसे नाटो ज्वाइन कर सकती है, तो देखो नाटो ज्वाइन करने के कुछ यहाँ पे तरीके हैं, कुछ यहाँ पे एलिजिबिलिटी है। पहली चीज तो आपको डेमोक्रेसी होना पड़ेगा। आप यहाँ पे अपनी माइनॉरिटीज को इक्वली ट्रीट करोगे, यहाँ पे उनको दबाने की, सप्रेस करने की कोशिश नहीं करोगे। आप पीसफुल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की बात करोगे। उसके अलावा फिनलैंड जो है, फिनलैंड यहाँ पे एक लंबी चौड़ी बॉर्डर रशिया के साथ शेयर करता है, स्वीडन डायरेक्टली शेयर नहीं करता है। तो यहाँ पे मेजर चीज है कि डेमोक्रेसी हो। दूसरी चीज, आप अपनी जीडीपी का 2% जो हिस्सा है डिफेंस पे खर्च करो। ओके, तो यहाँ पे स्वीडन जो है वो इस रास्ते पे बढ़ चुका है, और जबकि फिनलैंड जो है वो तो अब ये करता भी है कि अपना जो जीडीपी है उसका 2% हिस्सा वो डिफेंस पे ऑलरेडी खर्च कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे ये जो फिनलैंड है और स्वीडन है ये दोनों नाटो में शामिल होना चाहते हैं। लेकिन टर्की के प्रेसिडेंट जो तैयब अर्दोगिन जी हैं, इनको बड़ी तकलीफ है। ये कह रहे हैं कि मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। अब देखो टर्की जो है ना, टर्की ऑलरेडी नाटो का पार्ट है, और नाटो में अगर किसी कंट्री को शामिल होना है तो उसकी एक कंडीशन ये है कि एक तो वो डेमोक्रेसी हो, दूसरी चीज वो डिफेंस में अपना इन्वेस्टमेंट करती हो, और तीसरी चीज ये कि उसकी जो ऑलरेडी कंट्रीज हैं नाटो में, जो ऑलरेडी मेंबर्स हैं, उनको कोई तकलीफ, कोई ऑब्जेक्शन ना हो बाकी नई कंट्रीज के आने से। लेकिन टर्की बोल रहा है कि मुझे तो ऑब्जेक्शन है, मैं तो नहीं आने दूंगा। अब ऐसा क्यों कर रहा है टर्की, कुर्दिश फाइटर्स के लिए। ठीक है, अभी कुर्दिश फाइटर्स की बात करूंगी, लेकिन नाटो में ऐसा क्या है कि स्वीडन और फिनलैंड इतना आतुर है, इतने डेस्परेट है नाटो में शामिल होने के लिए। नाटो में जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी एग्रीमेंट था ये। ठीक है, एग्रीमेंट के बेसिस पे ये ऑर्गेनाइजेशन बनी है। इसका आर्टिकल नंबर 5 है। आर्टिकल नंबर 5 बोलता है कि भाई अगर अगर मान लो नाटो का ये कोई एक मेंबर है ए,
ओके। इसके अलावा बी, सी, डी ये सब भी नाटो के मेंबर्स हैं, ठीक है। ये नाटो की ऑर्गेनाइजेशन है। मान लो नाटो के किसी भी मेंबर पे, मान लो ए पे, अगर कोई भी बाहर की कंट्री इसके ऊपर अटैक करती है, मान लो रशिया ने ए के ऊपर अटैक कर दिया, तो ये नहीं माना जाएगा कि ए के ऊपर अटैक हुआ है। नाटो ये मानेगा कि सिर्फ ए के ऊपर नहीं, ए बी सी डी सभी कंट्रीज के ऊपर अटैक हुआ है और सभी कंट्रीज फिर इसका जवाब देंगी। तो आर्टिकल 5 जो है वो ये शक्ति देता है नाटो को कि सारी कंट्रीज मिलकर कलेक्टिवली जवाब देंगी अगर किसी कंट्री ने नाटो के किसी मेंबर के ऊपर अटैक किया तो। और इसीलिए स्वीडन और फिनलैंड चाहते हैं कि नाटो का वो मेंबर बन जाए, सो दैट बाकी कंट्रीज का उनको सपोर्ट मिल जाए। लेकिन टर्की यहाँ पे नहीं करने दे रहा है। टर्की का कहना यह है कि कुर्दिश फाइटर्स जो है, कुर्दिश फाइटर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है स्वीडन एंड फिनलैंड। ऐसा क्यों कह रहा है? देखो कुर्द कौन लोग है, कुर्दिश लोग कौन है? कुर्द जो है बेसिकली इंडिजीनियस पॉपुलेशन है मेसोपोटामियन प्लान्स की, ठीक है। तो मेसोपोटामिया वाला जो रीजन है पहले हुआ करता था, अब तो ये टर्की, सीरिया, इराक, वेस्टर्न ईरान, आर्मेनिया इन कंट्रीज से मिलकर बना है, ठीक है। तो कुछ हिस्सा किसी का, कुछ हिस्सा किसी का, इस तरह से यहाँ पे ये बीच वाला रीजन जो है वो कुर्द वाले लोगों का रीजन है। एथनिक पॉपुलेशन है यहाँ की, ठीक है। यूनिक ग्रुप है, इनका अपनी एथनिसिटी, अपना कल्चर, अपनी लैंग्वेज है। और यहाँ पे इनका कोई एक स्टैंडर्ड डायलॉग नहीं है, लेकिन मेजोरिटी लोग जो है वो सुन्नी मुस्लिम है। अब ये कुर्दिश लोगों का कहना ऐसा है कि भाई हमारी एथनिसिटी अलग है, तो हमारा एक अलग कुर्दिस्तान होना चाहिए। जैसे कि सभी जगह आप देखते हो इस तरह की डिमांड उठती रहती है, तो इनका कहना है कि हमारा एक कुर्दिस्तान हो, तो हमको अलग करके दो टर्की में से ये पोर्शन। तो इसीलिए ये जो कुर्दिश लोग हैं ये बार बार बम धमाके फोड़ते रहते हैं टर्की में, और इससे टर्की बड़ा परेशान रहता है। तो टर्की बेसिकली ये कह रहा है कि स्वीडन और फिनलैंड जो है वो बार बार इन कुर्दिश लोगों की, कुर्दिश फाइटर्स की मदद करता है, और इसीलिए अब हम इनको आने नहीं देंगे नाटो में, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जो स्वीडन एंड फिनलैंड है ना, उसके सामने टर्की ने डिमांड ये रखी कि कुर्दिश जो लोग हैं, कुर्दिश फाइटर्स जो है, उनके अगेंस्ट जो टर्की फाइट लड़ रहा है उसमें स्वीडन और फिनलैंड टर्की का साथ दे। तो इसके ऊपर यहाँ पे रजामंदी नहीं बन पा रही है। यहाँ पे स्वीडन और फिनलैंड ने बोला कि देखो भाई ऐसा है कि हम कुर्दिश लोगों को शरण नहीं देंगे, ठीक है, हम कुर्दिश लोगों की मदद नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हारी लड़ाई में हम क्यों जुड़े हैं? स्वीडन एंड फिनलैंड क्यों जुड़े तुम्हारी लड़ाई में? हम क्या करें उसमें? ठीक है। तो स्वीडन एंड फिनलैंड जो है उन्होंने बोला कि हम तो नहीं जुड़ेंगे। और स्वीडन एंड फिनलैंड पुरानी इनकी आइडियोलॉजी भी देखो तो ये नॉन अलाइनमेंट पे बेस्ड है, ना ये यूएस की तरफ झुके ना यूएसएसआर की तरफ झुके। अब कंडीशन ऐसी बन गई है कि इनको यूएस की साइड झुकना पड़ रहा है। लेकिन टर्की जो है, टर्की कह रहा है कि आप मेरी तरफ भी झुको। स्वीडन एंड फिनलैंड को कह रहा है आप कुर्दिश फाइटर से हम मेरे लिए भी लड़ाई करो। तो बेसिकली स्वीडन एंड फिनलैंड ने बोला कि हम इनको मदद नहीं देंगे, लेकिन हम तुम्हारे बिहाफ पे लड़ेंगे थोड़ी ना। हमारे जो कुर्दिश डायस्पोरा है वो हमारे देश में भी रहते हैं, तो हम अपनी लोगों के ऊपर थोड़ी ना गोलियां चलाएंगे। ओके, तो ये पूरी यहाँ पे बात हो रही है। देन बात करते हैं नेक्स्ट इशू की। नेक्स्ट इशू बहुत ही मार्वलस सा एक आर्किटेक्चर है, देखो जरा। आर्किटेक्चरल मार्वल, मार्वल इसको कहते हैं, सो सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, आर्किटेक्चरल मार्वल इसको कहते हैं। इसका नाम है लिविंग रूट ब्रिजेस। मेघालय में इस तरह के ब्रिजेस आपको देखने को मिलते हैं। ये ब्रिजेस कैसे बनाए हुए हैं? ये ब्रिजेस कोई बहुत बड़ा आर्किटेक्चर या बहुत ज्यादा सीमेंट, रेती वगैरह यूज करके नहीं बनाए गए। ये जो सीमेंट है बनाए गए हैं ये ट्रीज की रूट्स से। ये जो ट्रीज हैं, आपको जो ट्रीज दिख रही हैं, ये रबर की ट्रीज हैं, रबर ट्रीज। और रबर ट्रीज की रूट्स से ये ब्रिजेस बनाए हुए हैं, देख रहे हो? ये ब्रिजेस जो है रबर ट्रीज की रूट से बनाए हुए हैं। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट वंडर्स ऑफ इंडिया, ओके। मेघालय में इस तरह के आपको लिविंग ब्रिज रूट्स देखने, लिविंग रूट ब्रिजेस देखने को मिलते हैं। तो ये रूट्स जो है ये मेघालय के विलेजेस को कनेक्ट करते हैं। ये संडे को पहले पहले पेज भी आर्टिकल आया था। और इसमें इनको कहा क्या जाता है? देखो, इनको कहा जाता है जिन केंगजरी। जिन केंगजरी जो है ये कहा जाता है। कई कई सालों तक ये ब्रिजेस चल जाते हैं, 150 सालों तक ये ब्रिजेस एग्जिस्ट करते हैं। और आप देखोगे यहाँ पे चेरापूंजी हो गया, इसके आसपास के जो विलेजेस हो गए जहाँ पे बहुत ज्यादा मानसून आता है, बहुत ज्यादा बारिश होती है, वहां पे इस तरह के ब्रिजेस बहुत काम आते हैं। ओके। अच्छा, इस लिविंग ब्रिजेस की और बात कर लेते हैं। तो ये लिविंग रूट ब्रिजेस जो है, ये जो ब्रिजेस हैं ये एक सिंपल सस्पेंशन ब्रिज होता है जो लिविंग प्लांट की रूट्स से बनाया जाता है। ओके। और इसमें क्या होता है कि जो मेघालय का जो स्टेट है वहां के सदर्न पार्ट में आपको ये जनरली देखने को मिलते हैं। इनका नाम जो है, लोकल नाम है, वो है जिन केंगजरी। ओके।
ये हैंडमेड ब्रिजेस हैं, ठीक है। हैंडमेड ब्रिजेस इस तरह से हैं कि रबर ट्रीज जो होती है ना, रबर फिग ट्रीज जो होती हैं, उनकी एरियल रूट्स को यहाँ पे बुनकर इस तरह के ब्रिजेस बनाए जाते हैं खासी और जयंतिया ट्राइब के लोगों के द्वारा, ठीक है। मेजरली शिलोंग प्लेट्यू पे आपको देखने को मिलते हैं, और ये ब्रिजेस जो हैं वो ऐसे हैं कि सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट में आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, ओके, क्योंकि ऐसी ट्रीज जो है वो यहाँ पे उगती हैं। यूनिक इसके बारे में ऐसा है कि देखो क्या होता है ना कि ब्रिजेस जनरली क्या होते हैं, आप कोई नॉर्मल ब्रिज देखोगे अपने सिटी में, अपने शहर में कोई ब्रिज या कोई पुल देखोगे, तो टाइम के साथ उसकी मेंटेनेंस करनी पड़ती है, टाइम के साथ उसका जो वियर एंड टियर है वो बढ़ता जाता है, उसकी हालत खराब होती जाती है। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, ये ब्रिज आपने एक बार बना दिया, ठीक है, अब जैसे जैसे वो ट्री ग्रो करेगा ना, वैसे वैसे उसके जो रूट्स हैं वो और स्ट्रेंथन होते जाएंगे और थिक होते जाएंगे, और इसके कारण जो ब्रिज है वो और स्ट्रांग होता जाएगा, ठीक है। तो नए रूट्स जैसे जैसे ग्रो करेंगे वैसे वैसे ये ब्रिज और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ज्यादा एक्सपांड होता जाएगा, और एक बार ये ब्रिज बन गया तो लगभग 150 साल तक ये चल सकता है। लगभग एक टाइम पे 50 से ज्यादा लोगों का ये वेट झेल सकता है, ओके। बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा जो इशू है दैट इज अबाउट आसाम दीपोर बील। तो आसाम का जो दीपोर बील है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि गार्बेज बढ़ता जा रहा है, लेकिन साथ में बर्ड्स भी बढ़ आती आ रही है यहाँ पे, ठीक है। बेसिकली एक वेटलैंड है आसाम का दीपोर बील। क्वेश्चन आप देख सकते हो कि दीपोर बील कहाँ है, इस तरह के क्वेश्चन आप देख सकते हो, ओके। तो दीपोर बील, सबसे आसान चीज यही है कि दीपोर बील आसाम में है, ये एक वेटलैंड है, आसाम की ओनली रामसार साइट है ये, और यहाँ पे कई सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, और यहाँ पे इसके ही चलते बहुत सारी और भी बर्ड्स को यहाँ देखा गया है। तो एनवायरमेंट से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, इस पूरे आर्टिकल को। दीपोर बील की बात करें तो दीपोर बील जो है गुवाहाटी के आसपास यहाँ पे लोकेटेड है आसाम में। परमानेंट फ्रेश वाटर लेक है, याद रखना, परमानेंट फ्रेश वाटर लेक है, परमानेंट है और फ्रेश वाटर है, ओके। ब्रह्मपुत्र रिवर के चैनल से बनाया हुआ ये एक फ्रेश वाटर रिवर है, ऑटोमेटिकली बना था। रामसार कन्वेंशन है हमारा, एक रामसार कन्वेंशन जो है वेटलैंड्स के कंजर्वेशन के लिए कन्वेंशन है, और इसमें आसाम से एक वेटलैंड है जो रामसार कन्वेंशन में इंक्लूडेड है, जिसका नाम है दीपोर बील, ओके। और यहाँ पे बायोलॉजिकल और एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस का ध्यान रखा जाता है। ये माना जाता है कि ब्रह्मपुत्र वैली जो है उसमें जो लार्जेस्ट बील, बील का मतलब क्या होता है, लेक, ठीक है, आसाम में बील को ही लेक कहते हैं, लेक को ही बील कहते हैं। तो ब्रह्मपुत्र वैली का जो सबसे बड़ा बील है, जो सबसे बड़ा लेक है, वो दीपोर बील ही है, और ये वेटलैंड टाइप को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। बर्मा का मॉनसून फॉरेस्ट बायोजोग्राफिक रीजन जो है उसका वेटलैंड टाइप का ये रिप्रेजेंटेटिव है, ओके। यहाँ पे कई सारी बर्ड सैंक्चुरीज भी हैं, और यहाँ पे फ्रेश वाटर फिश मिलती है, जिसके बेसिस पे यहाँ की कम्युनिटीज का लाइवलीहुड और इनकम वगैरह चलता है, ओके। बात करें आगे रामसार कन्वेंशन की, तो ये जो कन्वेंशन है ये वेटलैंड्स के इंपॉर्टेंस के ऊपर है, वेटलैंड्स के कंजर्वेशन के ऊपर है, ओके। और ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जहाँ पे वेटलैंड्स के कंजर्वेशन और वाइज यूज की बात होती है। ये सिंगल ग्लोबल ट्रीटी है जो सिंगल इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है। 1971 में इसको अडॉप्ट किया गया था, ईरान की सिटी है रामसार वहां पे, और ये फोर्स में आया 1975 से। ट्रेडिशनली अगर आप देखोगे तो वेस्टलैंड जो है या जो ब्रीडिंग ग्राउंड है डिसीजेस के, वो वेटलैंड होते हैं, ठीक है। तो वेटलैंड्स का अगर आप वाइज यूज नहीं कर रहे तो वहां पे डिसीजेस भी हो सकते हैं, वो वेस्टलैंड भी बन सकता है। लेकिन अगर आप इसका सही यूज करते हो तो ये एक वाटर शॉक अब्जॉर्बर बन सकता है, नेचर का शॉक अब्जॉर्बर। मतलब क्या होता है ना वेटलैंड्स में, कि अगर आप इसका सही यूज कर रहे हो ना, तो वेटलैंड क्या करेगा, आपकी दो बार मदद करेगा। अगर कभी बहुत ज्यादा पानी आ गया, सरप्लस वाटर आ गया, प्रेसिपिटेशन हो गया, बारिश हो गई, तो वहां पे जो सरप्लस वाटर है उसको अब्सॉर्ब कर लेगा, ओके, और फ्लड से आपको बचाएगा। और दूसरी चीज, अगर मान लो ऐसा टाइम आया जहाँ पे वाटर डिफिशिएंट हो गया है, पूरा टाइम, पूरा जो रीजन है वो वाटर डिफिशिएंट हो गया है, और ऐसे में ड्रॉट की सिचुएशन आ रही है, तो ये जो है ना ये आपको वाटर प्रोवाइड भी करता है, तो एक स्पॉन्ज की तरह काम करता है, ठीक है। स्पॉन्ज कैसा होता है ना, कि अगर आप उसमें कितना भी वाटर चाहो वो स्टोर कर सकते हो, और जब जरूरत पड़ेगी तो उसको निचोड़ के पूरा वेटलैंड में से वो पानी निकाल भी सकते हो। तो ये दोनों पोजीशन फ्लड्स और ड्रॉट से आपको बचाता है, ओके। वेटलैंड्स जो है बायोडाइवर्सिटी के लिए भी बहुत जरूरी है, और साथ में एग्रीकल्चरल और ग्रेजिंग के चक्कर में वेटलैंड्स की बहुत बैंड बजी हुई है। तो यहाँ पे डैम्स हो गए, कैनाल्स हो गए, डेवलपमेंटल वर्क्स जो हो रहे हैं उसके चक्कर में वेटलैंड्स श्रिंक होते जा रहे हैं, और इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए रामसार कन्वेंशन आया है, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा जो आर्टिकल है दैट इज अबाउट मरकरी एज अ सुपर कंडक्टर। तो यहाँ पे 1911 में एक स्टडी हुई, स्टडी में जो डच फिजिसिस्ट हैं हाइक कैमरलैंग,
ओके, इन्होंने डिस्कवर किया कि मरकरी जो है वो सुपर कंडक्टर की तरह काम कर सकती है। मरकरी क्या है? एक मेटल है, ठीक है? और इसको आप एज अ सुपर कंडक्टर यूज कर सकते हो। अब सुपर कंडक्टर क्या होता है? सुपर कंडक्टर मतलब ऐसा कंडक्टर, कंडक्टर क्या करता है? कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है, इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी होती है। लेकिन ऐसा सुपर कंडक्टर जो बिल्कुल जीरो रेजिस्टेंस दे, जीरो रेजिस्टेंस, ठीक है? जीरो रेजिस्टेंस हो मतलब इतनी तेजी से इलेक्ट्रिसिटी पास हो कि बस, ठीक है, जीरो रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे ये जीरो रेजिस्टेंस आता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, जिसको कहते हैं थ्रेशोल्ड टेम्परेचर। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर गिराओगे ना मरकरी का, वैसे वैसे एक थ्रेशोल्ड टेम्परेचर आएगा, जिसके बाद अगर आप यहाँ पे टेम्परेचर गिराते हो तो मरकरी जो है बिल्कुल जीरो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो पे। मतलब बहुत तेजी से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है। ओके, और यहाँ पे मरकरी के इस कन्वेंशनल सुपरकंडक्टर के फॉर्म में आप देखोगे तो इन्होंने यहाँ पे एक दो थ्योरीज लगाई हैं, एक दो एक्सपेरिमेंट्स करे हैं। इसका नाम है बीसीएस थ्योरी। बहुत डेप्थ में तो नहीं जाना है, लेकिन बीसीएस थ्योरी का फुल फॉर्म है बार्डीन कूपर श्रिफलर थ्योरी। ओके, इसमें होता क्या है? बीसीएस थ्योरी के हिसाब से ऐसा है कि आपके जो इलेक्ट्रॉन है, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कि इस तरह से एक सर्किट हुआ करता था। ओके, और यहाँ पे इस तरह से ये सर्किट हुआ करता था, तो यहाँ पे ये बीच में रेजिस्टेंस हुआ करता था एंड सो ऑन। तो यहाँ पे करंट फ्लो करता था। करंट कैसे फ्लो करता था? अगर करंट यहाँ फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फ्लो करते हैं। जितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे उतनी तेजी से करंट फ्लो करेगा। ओके, जितना इलेक्ट्रॉन्स को रेजिस्टेंस फील होगा उतना करंट को यहाँ पे रेजिस्टेंस फील होगा। तो मरकरी जो है वहां पे उसमें ऐसा एक यहाँ पे वाइब्रेशनल एनर्जी रिलीज होती है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को एनकरेज किया जाता है कि वो पेयर अप कर लें, और पेयर अप करके कूपर पेयर बना लें, कूपर पेयर। और ये कूपर पेयर फिर जो है ना बहुत तेजी से फ्लो करते हैं। जैसे आप देखते हो ना पानी में, ओशंस में जो वाटर वेव्स होती है बिना किसी रेजिस्टेंस के फ्लो करती है, वैसे ये कूपर पेयर्स फ्लो करते हैं। और इसके कारण जो यहाँ पे करंट है बहुत तेजी से फ्लो करता है बिना किसी रेजिस्टेंस के। ओके, तो ये जो है ये कूपर पेयर वाली जो पूरी थ्योरी है वो आती है इस बीसीएस थ्योरी से। ओके, तो सुपर कंडक्टर्स के बारे में और बात कर लेते हैं। सुपर कंडक्टिविटी है क्या? ये एक ऐसी स्टेट है जहां पे कोई भी मटेरियल जो है वो जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस शो करता है, एब्सोल्युटली जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ओके, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जहां पे रेजिस्टेंस जो है वो, देखो जनरली रेजिस्टेंस क्या करता है? आपके फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को रिस्ट्रिक्ट करता है, लेकिन सुपर कंडक्टिविटी में ये अनहिंडर्ड फ्लो होता है। तो सुपर कंडक्टिविटी वाले स्टेट में मटेरियल जो है बिल्कुल जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करता है। जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो अलाइन कर लेते हैं अपने आप को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और वहां से वो बिना ऑब्स्ट्रक्शन के कोहेरेंट मैनर में फ्लो करते हैं। तो बिकॉज ऑफ जीरो रेजिस्टेंस सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स कैन सेव ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो बहुत एनर्जी बच सकती है, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है उसमें काफी एनर्जी जाती है। तो अगर जीरो रेजिस्टेंस होगा तो आप बहुत सारी एनर्जी को सेव कर सकते हो और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को और ज्यादा इफिशिएंट बना सकते हो। ओके, इसके अलावा दो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती है सुपर कंडक्टर की। पहली तो है जीरो रेजिस्टेंस, जो हमने ऑलरेडी बात करी कि इलेक्ट्रिकल करंट में कोई रेजिस्टेंस ना हो, और दूसरा है डायमैग्नेटिज्म। डायमैग्नेटिज्म जो है एग्जैक्ट अपोजिट होता है नॉर्मल मैग्नेटिज्म से। मतलब क्या होता है कि अगर मान लो ये कोई मेटल है और बाहर ऐसा कुछ यहाँ पे मैग्नेट पड़ा है, तो ये बाहर की एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होगा ना, ये वाला जो प्रोडक्ट है। लेकिन इसी का जस्ट अपोजिट कि बाहर जो भी मैग्नेटिक फील्ड है उससे बिल्कुल अफेक्ट ना हो, इसको कहते हैं डायमैग्नेटिज्म। ओके, तो नॉर्मल मैग्नेटिज्म के जस्ट अपोजिट है ये कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से आपको बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं होना है। ओके, तो ये दो कंडीशंस होती है सुपर कंडक्टर्स की। और यहाँ पे मरकरी जो है, मरकरी एक नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है जो एयर वाटर सॉइल सब जगह मिलता है, और एटमॉस्फेयर में ये नेचुरल प्रोसेस के थ्रू रिलीज होता है। चाहे फिर वो रॉक्स की वेदरिंग हो, वोल्केनिक इरप्शन हो, जियोथर्मल एक्टिविटीज हो, फॉरेस्ट फायर्स हो, या सो ऑन। ओके, तो मरकरी एक मेटल है, और मरकरी जो है जनरली लिक्विड स्टेट में आपको मिलता है, ठीक है, देखते ही हो थर्मामीटर्स में। और जब आप मरकरी को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक नीचे, उसका टेम्परेचर डिक्रीज करते करते एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक ले जाओगे, तो ये बन जाता है सुपर कंडक्टर, यानी कि ये बिल्कुल जीरो रेजिस्टेंस देता है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट इशू की। नेक्स्ट इशू जो है हमारा साइंस इन टेक और गवर्नेंस दोनों से रिलेटेड है। चाइना ने ऐसे इल्जाम लगाए कि चाइना में बहुत ज्यादा कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, और कोविड के केसेस को कम करने के लिए वहां पे एंटी वायरल ड्रग्स की जरूरत पड़ रही है। ये एंटी वायरल ड्रग्स जो हैं बड़े महंगे हैं, तो वहां पे इंडिया के जेनेरिक ड्रग्स बिक रहे हैं। इंडिया के जेनेरिक जो इंडिया के जेनेरिक ड्रग्स हैं,
इन जेनेरिक ड्रग्स में आप देखते हो कि जो ये इंडिया के जेनेरिक ड्रग्स हैं बहुत लो कॉस्ट ड्रग्स हैं, ओके। और ये लो कॉस्ट ड्रग्स जो हैं, इसके ऊपर चाइना ने ये इल्जाम लगाया कि इंडिया के जो जेनेरिक ड्रग्स आ रहे हैं ना वो फेक ड्रग्स आ रहे हैं। अब ये इल्जाम कितना सही है कितना गलत है ये तो हमको देखना पड़ेगा, लेकिन चाइनीज हेल्थ एक्सपर्ट्स ने ये वार्न किया है कि जो इंडियन जेनेरिक मेडिसिन आ रही हैं ये फेक वर्जन आ रहे हैं, और इसके चक्कर में कोविड केसेस कम होने की जगह बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली इनका इल्जाम है। तो क्वेश्चन खड़ा होता है जेनेरिक मेडिसिन है क्या। जेनेरिक मेडिसिन या वैक्सीनेशन जो है ये बेसिकली ड्रग्स हैं, ठीक है, ओरिजिनली रिसर्च्ड ड्रग्स हैं, लेकिन बहुत कम प्राइसेस पे। जैसे क्या होता है ना, आप देखते हो पैरासिटामोल। पैरासिटामोल क्या है, एक फॉर्मूला है जिसके थ्रू आप बुखार फीवर जो है उसको कर्ब कर सकते हो, काउंटर कर सकते हो। तो पैरासिटामोल क्या है, फॉर्मूला है ड्रग का, बेसिकली ओरिजिनल ड्रग ये है। इसकी ब्रांडिंग वगैरह की जाती है और ब्रांडिंग करके इसका नाम दे दिया जाता है क्रोसिन, बढ़िया अच्छे अच्छे पैकेजेस में पैक करके। और उसके बाद जो चीज की जो कीमत है अगर वो एक्स रुपीज है, तो यहाँ पे 10x उसकी कीमत हो जाती है, मतलब 10 गुना तक बढ़ सकती है उसकी कीमत। ये जो है ये वाला जो क्रोसिन है ये ब्रांडेड ड्रग है, और पैरासिटामोल अगर आप नॉर्मल फॉर्मूले के फॉर्म में बेचोगे बिना ब्रांडिंग के, बिना मार्केटिंग, बिना बढ़िया पैकेजिंग के, तो वो हो जाता है जेनेरिक ड्रग। तो इसका मतलब समझे कि यहाँ पे ड्रग सेम है लेकिन लोअर प्राइस पे है, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे जो ड्रग्स है, कोई भी नया ड्रग बनता है तो इंडिया में उसको पेटेंट मिल जाता है, लेकिन जैसे ही वो पेटेंट खत्म होगा उसके बाद जो नॉन ओरिजिनल ड्रग मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इस ड्रग को यहाँ पे बना पाएंगे बिना ब्रांडिंग के, ओके। तो यहाँ पे नॉन ओरिजिनल मेकर्स भी इसको चीपर रेट्स पे बना पाएंगे। जैसे एस्पिरिन जो है वो सर का दर्द ठीक करने के लिए दवाई होती है एस्पिरिन, ठीक है, फॉर्मूला ये है, लेकिन इसको डिस्प्रिन बना के बेचा जाता है। पैरासिटामोल है, इसको क्रोसिन बना के बेचा जाता है। तो ये क्रोसिन और डिस्प्रिन जो है ना ये ब्रांडेड ड्रग्स हैं, और पैरासिटामोल और एस्पिरिन जो है ये जेनेरिक ड्रग्स हैं। अब आप देखते हो ना, कई बार आप देखते हो जाते हो केमिस्ट के पास और आप बोलते हो कि ये दवाई चाहिए, तो केमिस्ट आपको बोलता है सेम दवाई तो नहीं है लेकिन फॉर्मूला सेम है, वो दे दूं क्या। तो ये फॉर्मूला दवाइयों का सेम होता है लेकिन ब्रांडिंग अलग अलग होती है। ये जो फॉर्मूला सेम है ना, कई बार क्या होता है कि ये लोअर प्राइस पे मिलता है, जो कम बहुत प्रमोटेड ब्रांड्स नहीं है उनका जो फॉर्मूला वाली जो दवाई है वो लोअर प्राइस पे मिल जाती है। तो आपको लगता है नहीं नहीं भाई दवाई चेंज होगी, नहीं दवाई चेंज नहीं होती। वो जो लोअर प्राइस पे दवाई मिल रही है ना, फॉर्मूला सेम है लेकिन चीपर रेट पे मिल रही है, लेकिन इफिशियंसी कहीं पे भी कम नहीं हुई है। तो डोसेज हो गया, कंपोजिशन हो गया, मेथड हो गई इनटेक की, बेनिफिट्स हो गए, क्वालिटी हो गई, ये सब कुछ जो है जेनेरिक मेडिसिन में वो यहाँ पे सेम रहता है। कोई साइड इफेक्ट्स जो हैं वो अलग से नहीं होते, जो सेम सब कुछ सेम रहेगा, मतलब जो ओरिजिनल प्रोडक्ट में है ना साइड इफेक्ट वही सेम साइड इफेक्ट यहाँ पे भी देखेंगे, ओके। बस ब्रांड नेम नहीं होता, और इसीलिए जेनेरिक ड्रग्स बहुत कम प्राइस पे आपको मिलते हैं। तो ये मेडिकेशन जो है ये ऐसा नहीं है कि लेस इफेक्टिव होंगी, लेस इफेक्टिव कहीं तक नहीं है, सिमिलर ही है सब कुछ, बस ब्रांड नेम नहीं है, ओके। ये होती है जेनेरिक मेडिसिन। बात करते हैं नेक्स्ट इशू की। नेक्स्ट इशू जो है दैट इज अबाउट फॉरेन यूनिवर्सिटीज। यूजीसी यानी कि जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, उन्होंने नए ड्राफ्ट रेगुलेशन निकाले और इन्होंने बताया कि भाई फॉरेन जो यूनिवर्सिटीज हैं और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं उनको भी इंडिया में कैंपस इस्टेब्लिश करने की आज़ादी हम दे रहे हैं, ठीक है। तो यूजीसी ने प्रपोज ऐसा किया कि फॉरेन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इंडिया में कैंपस बना सकते हैं, और इसके लिए स्टेक होल्डर्स से फीडबैक यहाँ पे एक्सपेक्ट किया है यूजीसी ने। तो प्रपोजल ये है कि जो भी वर्ल्ड की टॉप 500 यूनिवर्सिटीज हैं वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की एक ब्रांच इंडिया में सेटअप कर सकती हैं, और यहाँ पे इन कैंपसेस को बिल्कुल आज़ादी होगी जो भी एडमिशन प्रोसेस इनको करना है, किसी तरह के से डोमेस्टिक और फॉरेनर स्टूडेंट्स को लेकर आना है, पूरी ऑटोनॉमी दी जाएगी फीस स्ट्रक्चर में, सिलेबस में, ओके। जो भी यहाँ पे फीस है वो रीजनेबल ट्रांसपेरेंट हो। फैकल्टीज भी अगर आपको बाहर से लाना है, स्टाफ बाहर से लाना है, आप ला सकते हो। इनफैक्ट फंडिंग वगैरह भी यहाँ पे आप बाहर से ला सकते हो, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट हो सकता है फंड्स का। इसके साथ में जो कॉलेज है बस उसमें ऐसा ना हो कि यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज पढ़ाई जा रही हो जो नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो। तो नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट कुछ नहीं होना चाहिए, बाकी सब चीज की ऑटोनॉमी है। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, 2010 में जब यूपीए की गवर्नमेंट थी, ठीक है, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तब भी इस तरह का एक एफर्ट हुआ था। यहाँ पे एक बिल आई थी, बिल का नाम था फॉरेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बिल, लेकिन इस बिल को बाकी अपोजिशन पार्टीज ने रिजेक्ट कर दिया था, ये कहते हुए कि इससे क्या होगा, हमारे जो इंडियन एथोस हैं उस पर वेस्टर्न इन्फ्लुएंस पड़ेगा। लेकिन अभी यूजीसी ने इसको अलाउ किया है, और यहाँ पे फॉरेन प्लेयर्स का कहना है कि बहुत बढ़िया स्टेप है कि फॉरेन कंट्रीज की जो यूनिवर्सिटीज हैं उनको इंडिया में आने का मौका मिलेगा। लेकिन इसमें कुछ इश्यूज अभी भी हैं, कुछ चैलेंजेस हैं। पहला चैलेंज तो ये कि आप कह रहे हो फॉरेन इंस्टीट्यूशन जो है फॉरेन फैकल्टीज ला सकते हैं, लेकिन ये फॉरेन फैकल्टीज आएंगी कहाँ से, ये क्वेश्चन है।
दूसरा क्वेश्चन ये है कि इंडिया बाहर से जो ग्लोबल डेस्टिनेशन तो बनना चाह रहा है कि हायर एजुकेशन के लिए ग्लोबल डेस्टिनेशन बने, विश्व गुरु अगेन बने, ये सब इंडिया बनना तो चाह रहा है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी भी इंडिया बहुत पीछे है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या? तीसरी चीज, जो लोग बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं वो तो बाहर जाके ही पढ़ेंगे। अब हमको ये देखना पड़ेगा कि इन स्टूडेंट्स के लिए इंडिया में किस तरह से एजुकेशनल पैकेजेस बनाए जा सकते हैं कम पैसे खर्च करके। ओके, तो ये सब चीजें हमको ध्यान रखनी पड़ेगी। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करें तो यहाँ पे बार बार यूजीसी कह रहा है कि हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से बनाया है, लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये लिखा है कि भाई फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को अलाउ किया जाएगा, उसके लिए एक लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क बनाया जाएंगे, एक लॉ बनाया जाएगा जिसके बेसिस पे बाहर के इंस्टीट्यूशंस को अलाउ किया जाएगा इंडिया में कैंपस बनाने को। लेकिन यहाँ पे यूजीसी ने जो ड्राफ्ट रखा है उसमें कोई भी लेजिस्लेशन की बात नहीं है, सिर्फ रेगुलेशन की बात है। और दूसरी चीज, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया था कि जो टॉप 100 यूनिवर्सिटी है उनको ये मौका दिया जाएगा, लेकिन यूजीसी की जो नई ड्राफ्ट रेगुलेशन आई है उसमें 500 जो टॉप यूनिवर्सिटी है उनको मौका दिया जा रहा है। तो यहाँ पे एम हमारा यही है कि हम ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियोज जो है उनको बढ़ाएं, ठीक है। और हमारे देश से जो पैसा बाहर जाता है, जो स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा पैसा भी तो लेकर जा रहे हैं, हमारा फॉरेन एक्सचेंज भी तो खर्च हो रहा है। 5 बिलियन रुपीज जो है वो हमारे फॉरेन एक्सचेंज के खर्च हो जाते हैं जो स्टूडेंट बाहर जाते हैं पढ़ने उनके चक्कर में। तो हम चाहते हैं कि ये फॉरेन एक्सचेंज भी बचे और उल्टा हमारा देश रेवेन्यू भी कमाए और साथ में एक विश्व गुरु भी बने और साथ के साथ हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो भी बढ़े। तो ये सब चीजें हम चाहते हैं और इसी के लिए ये सारे स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट इशू की तरफ, लेकिन उससे पहले बता दूं कि अगर आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये सभी मीडियम हैं, इसमें जो टेलीग्राम चैनल है इसे तो बिल्कुल ही ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इसी चैनल पे आपको लेक्चर्स की पीडीएफ मिलेंगे और इसी चैनल पे आपको सारी अपडेट्स मिलती हैं यूट्यूब के भी पहले। कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग यूपीएससी लक्ष्य बैच तो आप हमको यहाँ पे मेल कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो, और ये हमारी वेबसाइट है, अगर आप चेक करना चाहते हो हमारी टीचिंग क्वालिटी, हमारी ऑथेंटिसिटी, तो आप यहाँ पे इस वेबसाइट के थ्रू भी यहाँ पे चेक कर सकते हो। ओके, यहीं से लक्ष्य बैच भी आप यहाँ पे परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट इशू जो है दैट इज अबाउट सिंगल वुमेन। देखो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है वो यहाँ पे जो था ये बात करता है कि कैसे आप अपनी प्रेगनेंसी को कब तक टर्मिनेट कर सकते हो, कब तक एंड कर सकते हो। इसमें मैरिड वुमेन के लिए अलग क्राइटेरिया था और अनमैरिड वुमेन के लिए अलग क्राइटेरिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं भाई, कोई भेदभाव नहीं, दोनों के लिए एक सा क्राइटेरिया होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद भी ऑन ग्राउंड इस तरह की चीजें प्रैक्टिस नहीं हो रही। तो पहले तो एमटीपी एक्ट क्या है, देखो भाई, 1971 का एक एक्ट था, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसका पूरा नाम है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ओके, तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए 1971 में एक एक्ट था, उसी का अमेंडमेंट करके 2021 में भी एक्ट लाया गया है। इसमें क्या है कि पहले आप सिर्फ तभी टर्मिनेट कर सकते थे जब कोई कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर हुआ है और सिर्फ मैरिड वुमेन को अलाउड था, लेकिन अब अनमैरिड वुमेन भी कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर के केस में अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकती हैं। पहले जो जेस्टेशन एज लिमिट थी वो 20 वीक्स हुआ करती थी, ठीक है, कि 20 वीक्स तक ही, प्रेगनेंसी के 20 वीक्स तक ही आप उसको अबॉर्ट कर सकते हो, टर्मिनेट कर सकते हो। लेकिन अभी इसको बढ़ा दिया गया, 24 वीक्स कर दिया गया फॉर द रेप सर्वाइवर्स, 24 वीक्स कर दिया गया। जो मैरिड वुमेन है अगर उनको ऐसा पता चलता है कि जो उनका फीटस है उसमें कोई अबनॉर्मलिटीज हैं, सब्सटेंशियल अबनॉर्मलिटीज पता चलती हैं, तो 24 वीक्स तक वो अबॉर्ट कर सकती हैं। लेकिन ये चीज़ ना अनमैरिड वुमेन के लिए नहीं थी अलाउड। अनमैरिड वुमेन को अभी भी 20 वीक्स तक ही यहाँ पे अलाउड किया गया था कि 20 वीक्स तक आप यहाँ पे अबॉर्शन करा सकते हो। अनमैरिड वुमेन को भी यहाँ पे अलाउ करना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी के बारे में कहा कि भाई जब मैरिड वुमेन को अलाउ कर रहे हो तो अनमैरिड वुमेन को क्यों नहीं अलाउ कर रहे हो। मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की बात करें तो अगर 12 वीक्स तक आपको अबॉर्शन करना है तो आप एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के रिकमेंडेशन पे कर सकते हो। 20 वीक्स तक अगर आपको अबॉर्शन करना है तो आप 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की अप्रूवल आपको लगेगा। लेकिन यहाँ पे बोला गया कि 20 वीक्स तक अगर आपको अबॉर्शन करना है तो एक ही मेडिकल प्रैक्टिशनर के रिकमेंडेशन पे आप ऐसा कर सकते हो। 20 to 24 वीक्स में अगर करना है तो 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का अप्रूवल लगेगा, और 24 वीक्स के बाद करना है तो मेडिकल बोर्ड अप्रूवल आपको लगेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 24 वीक्स के बाद भी आप यहाँ पे अबॉर्शन कर सकते हो, इसका एक चांस है अगर मेडिकल बोर्ड अप्रूव कर सकती है तो। इसके अलावा अगर कोई भी विमेन की कॉन्फिडेंशियलिटी लीक होती है, ब्रीच होती है, तो वहां पे 1,000 रुपए का फाइन था, लेकिन अब फाइन तो है ही, साथ में इम्प्रीजनमेंट भी है। तो यहाँ पे ये अच्छी चीज है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट है 2021 का, लेकिन इसमें अभी भी अनमैरिड वुमेन के साथ कहीं ना कहीं भेदभाव हुआ है, और इसी को एड्रेस किया सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि विमेन जो है, अनमैरिड विमेन जो है, उनको भी 24 वीक्स तक अपनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने का चांस मिलना
चाहिए। क्यों भाई, मैरिड एंड अनमैरिड वुमेन में क्यों हम भेदभाव करें? ठीक है, लेकिन यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे देखने को मिल रहा है कि बहुत सारी विमेन हैं जो 20 वीक्स अगर क्रॉस कर लिए तो उनका अब यहाँ पे अबॉर्शन कराने के लिए कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं मान रहा। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पे हमारा जो गवर्नमेंट एक्ट है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट ऑफ 2021, इसमें अभी भी ये कहीं मेंशन नहीं है कि अनमैरिड विमेन जो है वो आफ्टर 20 वीक्स भी अपनी प्रेगनेंसी अबॉर्ट कर सकती हैं। तो इशू क्या है ना, यहाँ पे एक अलाइनमेंट नहीं हो पा रहा, कन्वर्जेंस नहीं हो पा रहा बिटवीन व्हाट द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड एंड व्हाट द गवर्नमेंट इज फॉलोइंग। तो गवर्नमेंट एक्ट अलग चीज बोलता है, सुप्रीम कोर्ट अलग चीज बोलती है। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये जजमेंट पास किया था कि अनमैरिड वुमेन को भी ये राइट होना चाहिए कि 20 वीक्स के बियॉन्ड वो अपना अबॉर्शन करा सके, तो सुप्रीम कोर्ट को ये भी इंश्योर करना था कि गवर्नमेंट इस चीज को अपने एक्ट में शामिल करे। यहाँ पे हमने कर दी है गलती, क्योंकि यहाँ पे देखो आईपीसी का सेक्शन 3 है जो बोलता है कि आप किसी की भी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं कर सकते, वो एक क्रिमिनल एक्ट होगा अगर वो एमटीपी एक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के अगेंस्ट में है। तो यहाँ पे सारे जो डॉक्टर्स हैं उनको भी डर लगता है कि वही कहीं हमारे ऊपर ये आईपीसी की धारा ना लग जाए और हम अंदर ना हो जाए। ओके, तो इशू इशू ये है कि यहाँ पे एमटीपी एक्ट में हमको चेंजेस करने की जरूरत है। ओके, तो ये था पूरा हमारा आज का सेशन। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट क्या करोगे भाई, आज का क्वेश्चन सुन लो। स्टार्टिंग में बताना था, बताना भूल गई। क्वेश्चन है, हमने नेटो के बारे में बात करी ना, तो नेटो का हेडक्वार्टर कहाँ है ये आप मुझे बताओगे। और हमने स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की बात करी जिसमें हमने स्वीडन की बात करी, लेकिन दो कंट्रीज बच गई, नॉर्वे और डेनमार्क। ये नॉर्वे और डेनमार्क क्या नेटो का हिस्सा हैं? क्या ये नेटो के मेंबर्स हैं या नहीं है, ये आपको बताना है मुझे इन द कमेंट सेक्शन। तो ये है आपका आज का क्वेश्चन, भूलना मत इसका कमेंट करना, इसका आंसर। और जो लोग भी इसका कमेंट करेंगे, आई प्रॉमिस यू कि मेरी तरफ से, आई शॉर्ट शॉर्ट की तरफ से बहुत जल्दी लक्ष्य प्रोग्राम के अंतर्गत आपके लिए आ रहा है सरप्राइज। ओके, सो दैट वाज ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी वेरी गुड डे।